हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से। 91 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो जेएसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के स्टूडेंट दे सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जनरल इंजीनियरिंग का जो भी टॉपिक्स है वो भी समझ में आएगा, साथ ही साथ सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन आर जनरली एडॉप्टेड व्हेन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डिजाइन मूवमेंट एक्सीड द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन एक्सीड द डिजाइन मूवमेंट, डायमेंशन ऑफ द बीम आर नॉट प्री डिटरमाइंड और लेंथ ऑफ द बीम इज फिक्स्ड। ठीक है, तो आप इसको डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन किसको बोलते हैं। देखिए, कोई भी क्रॉस सेक्शन में आप अगर इस तरह का क्रॉस सेक्शन अगर देख रहे होंगे, यहाँ पे बीम का क्रॉस सेक्शन है। अगर बीम को बीच से काटते हैं तो आपको इस तरह साइड से जाके देखते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा। अगर वो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम होगा तो इस तरह से दिखेगा, अगर वो डबली रिइंफोर्स्ड बीम होगा तो इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका बीम हो गया, ये बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। यहाँ पे आप साइड पे जहाँ कंस्ट्रक्शन होता होगा वहां पे देखे होंगे या फिर घरों में भी देखे होंगे, इस तरह का बीम बना रहता है। ठीक है, जब बनता है तो स्लैब के साथ ही बीम का भी कास्टिंग हो जाता है। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम किसको बोलते हैं? अगर कोई भी रिइंफोर्समेंट जो है वो सिर्फ अगर एक जोन में प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ एक जोन में, टेंशन जोन में अगर हम चले सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो एक जोन में अगर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसको सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में प्रोवाइड बोलते हैं। और अगर दोनों जोन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उसको हम लोग डबली रिइंफोर्स्ड बीम बोलते हैं। सिंपल एंड सीधा आंसर हो गया। ये हो गया आपका स्टील रॉड है, यहाँ पे ये कंप्रेशन स्टील है और नीचे में टेंसाइल स्टील होता है। क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में। ठीक है, अब आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर दोनों अलग अलग केस हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर एक तरफ रोलर सपोर्ट हो और एक तरफ हिंज सपोर्ट है तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ये आपका कैंटिलीवर बीम है। थोड़ा सा ज्यादा हम यहाँ पर डीप में चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, बीम ही है एक तरह से, ये बीम ही है। ये हम एक लाइन से शो कर दिए। तो इसका क्रॉस सेक्शन में अगर ऊपर में देखें तो ऊपर में इसमें कंप्रेशन होता है और नीचे में क्या होता है, टेंशन होता है। मतलब नीचे में टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है और इसमें उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अगर लोड लग रहा है कैंटिलीवर के केस में, कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, कैंटिलीवर के केस में क्या होगा, ये ऊपर में इसमें क्या होगा, टेंशन होगा और नीचे में कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, स्टील जो प्रोवाइड करते हैं, वो टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, और कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन डबली रिइंफोर्स्ड बीम में क्या करते हैं, दोनों तरफ प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखते हैं आंसर इसका कि डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन आर जनरली एडॉप्टेड। तो अगर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन से ज्यादा हो डिजाइन मूवमेंट। अब यहाँ आप समझेंगे कि डिजाइन मूवमेंट किसको बोलेंगे और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन किसको बोलेंगे। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी सेक्शन का रेजिस्टेंस होता है, किसी भी सेक्शन का स्ट्रेंथ होता है, किसी भी सेक्शन का मतलब बोल सकते हैं ताकत है उसका, कि कितना वो किसी भी लोड को रेजिस्ट कर पाएगा, वही होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उस सेक्शन का कैपेसिटी कितना है। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, मान लीजिए इसका कैपेसिटी एम है, मान लीजिए इसका जो वैल्यू है वो 180 किलो न्यूटन मीटर है मान लीजिए। और ये जो डिजाइन मूवमेंट है, हमको कितना के लिए डिजाइन करना है, कि मेरा स्ट्रक्चर, मान लीजिए हम इस स्ट्रक्चर को 200 किलो न्यूटन मीटर के लिए डिजाइन करना है 200 किलो न्यूटन मीटर के लिए डिजाइन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 200 ज्यादा हो जा रहा है 180 से। मतलब जो हम बीम प्रोवाइड किए हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, वो उसका तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो तो 180 ही है, लेकिन हमको तो 200 चाहिए। मतलब यहाँ 20 का जो है वो लैग हो जा रहा है, 20 कम हो जा रहा है, 20 कम हो जा रहा है। तो ये 20 को हम कवर करने के लिए, इस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब डिजाइन मूवमेंट अगर एक्सीड करेगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, तो उस केसेस में हम लोग डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बी तो होगा नहीं, डायमेंशन ऑफ बीम आर नॉट प्री डिटरमाइंड। ठीक है, तो डायमेंशन ऐसा नहीं है कि बीम का प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। डायमेंशन अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग में लेंथ वगैरह तो फिक्स ही रहता है, कि आपका जितना कितना एरिया है प्लॉट का, उसके हिसाब से तो लेंथ तो फिक्स ही रहता है। तो इसलिए डायमेंशन ये नहीं होगा। लेंथ ऑफ बीम इज फिक्स्ड। ठीक है, इसका तो कोई रीजन ही नहीं है। तो डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन क्यों होता है, डिजाइन मूवमेंट अगर एक्सीड करता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन से, तो उस केसेस में हम लोग डिजाइन मूवमेंट
डबल रिइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वही सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना सारा चीज़ समझा दिए वही सारा चीज़ लिख दिए यहाँ पे। वाई कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट यूज्ड इन बीम। अब कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक कारण तो बता दिए कि अगर मूवमेंट सिंगली रिइंफोर्स से ज़्यादा होगा, अगर डिजाइन मूवमेंट ज़्यादा होगा तो उस केसेस में हम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट जो होता है स्ट्रेंथ बढ़ाता है कंक्रीट का, ठीक है। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर हो गया रिड्यूस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ द मेंबर। दूसरा नंबर हो गया अगर लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन आ रहा है मेंबर के अंदर में तो उसको रिड्यूस करेगा। तीसरा नंबर हो गया फॉर मिनिमम मूवमेंट लोडिंग। मूवमेंट लोडिंग को मिनिमम करने के लिए भी होता है। और फोर्थ नंबर फॉर पोजिशनिंग स्टीरअप्स बाय टाइंग देम टू द कंप्रेशन बार्स एंड कीपिंग देम इन अ प्लेस ड्यूरिंग कंक्रीट प्लेसमेंट एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो कंक्रीट अगर हम करते हैं, कास्टिंग करते हैं कंक्रीट का, कंक्रीट का अगर हम कास्टिंग, जैसे ये है आपका, ये बीम का अगर हम कास्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि इसमें हम लोग वाइब्रेटर भी मारते हैं ताकि कंक्रीट कंपैक्ट हो पाए। तो ये जो कंप्रेशन अगर रिइंफोर्समेंट हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं तो ये रिंग जो है टेंशन और कंप्रेशन दोनों को सेपरेट किया रहता है और प्रॉपरली बंधा हुआ रहता है। तो इस वजह से भी अब जितना भी आप बीम देखिएगा वो डबली रिइंफोर्स ही रहता है, बहुत कम ही सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं कि सरिया जो रिइंफोर्समेंट है वो बचाना चाहता है, सबको अपने स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए बिल्डिंग्स में, चाहे जो भी चीज़ बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया, ये टेंशन रिइंफोर्समेंट हो गया, ये कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट हो गया, ये डबली रिइंफोर्स बीम हो गया। उसका स्ट्रेन डायग्राम बनाया हुआ है, इसी का स्ट्रेस डायग्राम बनाया हुआ है, ये अलग थ्योरी है, ये अलग कंसेप्ट है, इसको बाद में देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट फॉर ए वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5। 0.55 दिया हुआ है वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। और पर बैग सीमेंट में कितना लाना चाहिए, तो पानी के अणु को निकालना है कि पानी का कितना जरूरत होगा। तो एक सीमेंट, एक बैग जो सीमेंट होता है उसका जो वेट होता है 50 केजी होता है। तो सीमेंट का वेट कितना हो जाएगा 50 केजी। वाटर बाई सीमेंट इक्वल्स टू 0.55 होगा, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा 0.55 इंटू 50 हो जाएगा। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 27.5 लीटर्स आएगा, ठीक है चीज। इससे ज्यादा ही आएगा, मतलब ऐसे भी आप कर सकते हैं 50 25 250 मतलब 25 से ज्यादा ही आएगा, तो यहाँ 27.5 हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ ए वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। उसमें पिछला क्वेश्चन में, और ये भी आप याद रखिएगा कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट में बढ़ाते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा कंक्रीट का। और वर्केबिलिटी होता है, मतलब कितना आसानी से हम इधर उधर प्लेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, वो क्या होता है इंक्रीज करता है। तो ये आप याद रखिए कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ता है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है और वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। अब आते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ ए वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो वाटर जो होता है, वाटर का फिजिकल पैरामीटर का अगर हम देखे जाए तो उसमें हम लोग को कलर देखना होगा, ठीक है। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए देखना होगा, ठीक। टेम्परेचर के बाद आप ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर देख सकते हैं कि स्मेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद आपका आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कितना उसमें जो है सस्पेंशन पार्टिकल्स है, कितना पार्टिकल्स घुला हुआ है, ये टर्बिडिटी के थ्रू पता चलता है। ये टेम्परेचर हो गया, कलर हो गया, ठीक है। 4-5 टाइप का जो होता है ये फिजिकल पैरामीटर है वाटर का, ये सारा चीज देखना पड़ता है। उसका एक्सेप्टेबिलिटी, एक्चुअली ये वाटर सब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, वाटर इंजीनियरिंग। तो ऑर्डर ऑर्डर आपका जो हम लोग मेजर करते हैं वो ओस्मोस्कोप से करते हैं, और इसको थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर TON एक नंबर होता है, उससे हम लोग डिनोट करते हैं। इससे हम लोग मेजर करते हैं थ्रेशोल्ड ऑर्डर। अगर थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर TON नंबर अगर लेस देन 3 होगा तभी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, मतलब या 3 हो जाएगा या फिर 3 से ज्यादा हो जाएगा तो उस पानी को हम लोग नहीं पिएंगे। एक्सेप्टेबल कितना है 1 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, इसका एक्सेप्टेबल है। तो टेस्ट एंड ऑर्डर इन a water is determined by diluting the raw water sample up to an extent. टेस्ट एंड ऑर्डर इन a water is hardly detectable, ठीक है। टेस्ट और ऑर्डर जो है हम लोग अब ये नहीं कि पानी को पी के देखेंगे, मान लीजिए पानी में पॉइजन हो गया तो आप तो मर ही जाइएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करेगा, पहले हम लोग उसमें साफ पानी मिला के हम लोग उसका करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, which signifies the dilution ratio at which the taste and odor is hardly detectable. It is measured in the apparatus called osmoscope. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओस्मोस्कोप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, मरकरी इज यूज्ड इन ए बैरोमीटर बिकॉज। मरकरी को हम लोग क्यों यूज करते हैं, आपको पता होगा कि मरकरी का डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है। Hg का जो डेंसिटी होता है 13,600 kg पर
मीटर क्यूब होता है, और वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इससे बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो 13,600 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 13.6 आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 13.6 आ जाएगा। मतलब इसका हाई क्या होता है, डेंसिटी होता है। इसकी वजह से जो प्रेशर होता है, हम लोग लार्ज प्रेशर में भी यूज करते हैं। जैसे P इक्वल्स टू क्या होता है, रो जी एच होगा, तो H का वैल्यू निकालेंगे तो P बाई रो जी होगा। यहाँ पे रो का वैल्यू जो होगा वहां पे 13,600 होगा। समझिए, यही अगर हम वाटर के केस में देखें तो पी एच इक्वल्स टू पी बाई रो जी, यहाँ पे रो का वैल्यू कितना होगा, 1000 होगा। तो ये अगर बहुत ज्यादा ही भी प्रेशर होगा तो ये कम हाइट देगा। प्रेशर अगर बहुत ज्यादा होता है तो भी जो हाइट है कम होगा। जैसे मान लीजिए इसका तो 10.3 मीटर जो होता है वो वाटर का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 10.3 मीटर हाइट में हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें इसको हम लोग इससे हम लोग कम ही हाइट में डिनोट कर सकते हैं। जैसे 760 mm पारा 760 Hg हम लोग डिनोट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें कम हाइट में हम लोग कर, ये mm है, एक्चुअली मीटर है, 10.3 मीटर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना ज्यादा 10,300 मीटर हम हाइट दिखाना पड़ेगा, mm हाइट दिखाना पड़ेगा। इसमें 760 mm में हो जाएगा। तो ये सारा चीज, इसका आंसर हो जाएगा, इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, what will be the value of reaction in a simply supported beam of 4 meter span having 2-point load of 2 kilonewton each at 1 meter and 3 meter distance from any support। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो भी 4 मीटर स्पैन का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया हुआ तो प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि अच्छा रिस्पॉन्स रहे, तो और फास्टली हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे और कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाएगा। ठीक है, आगे जनरल इंजीनियरिंग का भी कुछ टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। जल्द ही पेड कोर्सेज भी स्टार्ट होगा तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस चलती रहेगा। आप जेएसएससी जेई के लिए जो बुक्स है वो भी हम बता दिए हैं। जेएसएससी जेई बुक्स जो है आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करिएगा तो जेएसएससी जेई बुक्स अगर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे मिलेगा आपको, वहाँ पे बुक्स के बारे में बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ पे सारा ब्रांचेस के बुक्स के बारे में बताया है कि जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कैसे करें, और सिविल का प्रीवियस क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड हो रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्शन इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर 2 किलोन्यूटन लोड। तो देखिए, तो इसको हम लोग करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम का जो स्पैन है वो 4 मीटर है और यहाँ पे 2 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और यहाँ पे 2 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है और यहाँ पे 3 मीटर का डिस्टेंस पे लग रहा है। ये ए और ये बी है। यहाँ पे आर ए रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आर बी रिएक्शन होगा। तो इसका अगर हम निकालें, एक्चुअली ये सिमेट्रिकल सेक्शन है तो वैल्यू तो 2-2 किलोन्यूटन ही हो जाएगा दोनों तरफ। तो मूवमेंट एट एनी पॉइंट ए के अबाउट 0 करते हैं, तो ए के अबाउट 0 करते हैं तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर बी इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, -2 इंटू 3 -2 इंटू 1 हो जाएगा। ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 2 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आरबी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोन्यूटन। ठीक है, डायरेक्टली आप भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। ये आरबी जो है यहाँ पे 2 लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है, ये 1 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा जो स्पैन है वो 4 मीटर का है। ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। सिमेट्रिकल सेक्शन में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आर ए इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, यहाँ पे आर बी इक्वल्स टू 2, मतलब ये जो पूरा टोटल लोड लग रहा है उसका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इज नॉर्मली। तो स्ट्रक्चरल स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 2 2 3 5, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मेजरमेंट बॉक्स यूज्ड टू मेजर अ स्टोन एग्रीगेट्स एंड सैंड इज। तो मेजरमेंट बॉक्स जो हम लोग साइड पे यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड डायमेंशन कितना होता है, तो उसका स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है 12 इंच बाई 12 इंच बाई 15 इंच।
तो 1 इंच बराबर कितना, सॉरी 1 फीट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच होता है 1 फीट बराबर। और 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये भी चीज़ याद रखिएगा। 1 cm³ बराबर 1 लीटर, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन कितना होता है, 12 इंच बाई 12 इंच। अब इंच को हम लोग 2 पाई से डिनोट करेंगे और फीट को 1 से। तो यहाँ 12 इंच को 1 फीट में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे भी 1 फीट में इसको कन्वर्ट कर दिए, इंटू 15 इंच जो है उसको हम लोग 1 फीट 3 इंच कर दिए। और इसको हम लोग क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 क्यूबिक फीट आ जाएगा। आप कर सकते हैं यहाँ से इस फॉर्मूला से, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो 1 फीट बराबर आपको मीटर में डायरेक्ट या क्यूबिक फीट में निकालना है इंच को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से करके 1.25 क्यूबिक फीट इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 1.25 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका डायमेंशन इस तरह का हम लोग यूज करते हैं साइड पे, जो भी सिविल से होंगे और सिविल पे काम कराया होगा, एक्सपीरियंस होगा तो वो उनको पता ही होगा कि इस तरह का यूज करते हैं हम लोग डायमेंशन। तो स्टैंडर्ड डायमेंशन इतना हो गया। साइज अगर mm में देखें तो 300 mm इंटू 300 mm इंटू 400 mm कैन मेजर सैंड एंड एग्रीगेट। तो ये इसका क्यूबिक फीट में हो गया, ये इसका लीटर में हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट हैविंग L1 इक्वल्स टू 5H, L2 इक्वल्स टू 10H एंड कनेक्टेड इन ए सीरीज एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 3H। तो सीरीज में दिया हुआ है, उसका टोटल इंडक्टेंस निकालना है। तो L टोटल इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2M हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है। म्यूचुअल मतलब 3H को हम लोग सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे 5 प्लस 10 प्लस 2 इंटू एम का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 10 5 15 और 6 21 H हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। L1 प्लस L2 माइनस 2M होता है सीरीज पैरेलल के केस में, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आर दोज। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हम उस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें कि अगर स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही वो स्ट्रक्चर जो है एनालाइज हो जाए, सिर्फ इक्विलिब्रियम एक स्ट्रक्चर से ही उस स्ट्रक्चर में जितना भी रिएक्शन है उसको हम कैलकुलेट कर ले, जितना भी अननोन रिएक्शन है उसको हम लोग अगर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही की मदद से ही सॉल्व कर लेते हैं तो उसको हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे, सॉरी इनडिटर्मिनेट नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अगर सोल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए एक और एक्स्ट्रा कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये क्या है आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्शन और यहाँ पे 1 रिएक्शन। अगर रोलर सपोर्ट है तो 2 1 3 3 माइनस 3 0 हो जाता है यहाँ पे, मतलब जो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 3 अननोन है, 3 ही रिएक्शन है, मतलब सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर वही फिक्स्ड बीम रहेगा, ये फिक्स्ड बीम रहेगा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी निकालना होगा, तो 2 2 4 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब इसका डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी कितना है 2। मतलब ये सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 और सिग्मा एम एट एनी पॉइंट मूवमेंट इक्वल्स टू 0, ये 3 जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, इससे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें का जो रिएक्शन है इसकी मदद से हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसमें और एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए इसके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें के दोज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर दोज व्हेन नंबर ऑफ रिएक्शन आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए बता रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करना है। अगर आपको लग रहा होगा कि हम फास्ट बता रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर थोड़ा सा स्लो करिए, ठीक है, थोड़ा स्लो समझाइए। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप जरूर जरूर कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए कि ये चीज़ समझ में नहीं है, हम फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आर दोज व्हेन नंबर ऑफ रिएक्शन आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। रिएक्शन ज्यादा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तो वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर और डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपली आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होगा वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होता है ना, उससे आप एनालाइज कर सकते हैं, मतलब उससे आप रिएक्शन पूरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके, ठीक है। लेकिन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन का जरूरत रहता है स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए या फिर
उस रिएक्शन को निकालने के लिए उसको हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। ये हो गया इंडिटरमिनेट। इसमें क्या होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, ये वही चीज हो गया यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। डिटरमिनेट इंडिपेंडेंट होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, और इनडिटरमिनेट क्या होता है मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जो है वो क्रॉस सेक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, और यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन डू नॉट कॉजेज स्ट्रेसेस। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि इसमें स्ट्रेसेस नहीं आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से भी स्ट्रेसेस आता है, आपको पता है ना, थर्मल स्ट्रेसेस होता है, लेकिन ये यहाँ पे जो है वो आएगा, थर्मल स्ट्रेसेस आएगा। टेम्परेचर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा है तो जो मेंबर है वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, तो एक्सपेंड होगा तो उसमें स्ट्रेसेस आएगा ही, उसको कंप्रेस करेगा तो कंप्रेशन आएगा उसमें। नो स्ट्रेसेस आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ फिट के वजह से कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, और इसमें स्ट्रेसेस आता है। ठीक है, तो लैक ऑफ फिट मतलब जैसे अगर आप 3 मीटर के जगह 2.99 ही प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी वजह से कोई इसमें स्ट्रेसेस नहीं आता है। एक्स्ट्रा कंडीशन लाइक कंपैटिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इन ए सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर द रोटेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसका आंसर हो जाएगा एक्सिलरी मेन एंड एक्सिलरी वाइंडिंग होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मेन जो सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर होता है उसमें का जो रोटेटिंग फील्ड होता है उसमें मेन एंड एक्सिलरी वाइंडिंग दो टाइप का वाइंडिंग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर है, इस तरह का शेप में रहता है। इसमें जो वायरिंग होगा उसमें मेन वायरिंग होगा और एक्सिलरी वायरिंग ही होगा, एक्सिलरी वायरिंग भी होगा, इसको देख सकते हैं। सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर जो होता है बेसिकली सेम एज द सिंगल फेज साइलेंट पुल सिंक्रोनस केस टाइप इंडक्शन मोटर के सेम फीचर्स देता है इसी वाला। Hence it is called self starting type synchronous motor। self starting type synchronous motor है। The stator of the motor has main and auxiliary winding। इसका जो इसमें जो होगा मेन एंड एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों होगा। द स्टेटर ऑफ ए सिंगल फेज रिलक्टेंस एंड इंडक्शन मोटर इज द सेम, दोनों में सेम होगा। इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के बंदे तुरंत समझ पाएंगे, मैकेनिकल और थोड़ा सा सिविल वालों को दिक्कत होगा। द रोटर ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज स्क्वायरल केस विद सम रोटर टीथ removed in certain places to provide the desired number of silent rotor poles. The rotor is of unsymmetrical magnetic construction. In order to vary reluctance path between a stator and a rotor, it requires no DC field excitation for its operation. The direction of rotation can be reversed ordinarily। ठीक है, तो ये इसका रिलक्टेंस मोटर के बारे में होगा। जब क्लासेस स्टार्ट होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल का अलग ही टीचर रहेंगे, तो इलेक्ट्रिकल के अलग को ही पढ़ाएगा जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से होंगे। एक्चुअली मैं सिविल स्ट्रीम से हूँ, मैं सिविल से हूँ, सिविल का इसलिए अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा देख पाता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जर्वर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जर्वर, जनरेटर एंड एनालाइजर इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये समझिएगा क्योंकि ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑब्जर्वर, देखिए जब हम लोग वेपर सिर्फ कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ते थे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन जब सिस्टम पढ़ते थे उसमें हम लोग कंप्रेसर यूज करते थे। लेकिन इसमें क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है कंप्रेसर के जगह पे एब्जॉर्बर, जनरेटर और एनालाइजर यूज होता है। देखिए अब इसका सिस्टम क्या है, मान लीजिए आप फ्रिज यूज करते हैं घर में आप फ्रिज यूज करते हैं तो उसमें क्या आप करते हैं, सब्जी वगैरह फल वगैरह जाकर ला के रख देते हैं, वो फ्रिज में रख देते हैं, उसका एक स्पेस रहता है फ्रिज का। ठीक है, बाहर में कुछ वायर लगा रहता है आपका, बाहर से में कुछ इसका वायर कनेक्टेड रहता है। आप देखे होंगे फ्रिज का पूरा सिस्टम, आप घरों में होगा तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर जो सामान हम यहाँ पे रखते हैं सब्जी और फल वगैरह, तो इससे क्या होता है, हीट क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है हीट, यहाँ से इसको लेकर क्या होता है, इसके ठंडा करता है। तो इवापोरेटर सबसे पहले अपना वर्क करता है। इवापोरेटर क्या करेगा, सबसे पहले इससे हीट लेगा, हीट लेके इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो हीट इससे बाहर निकालेगा तो जो यहाँ से वेपर के फॉर्म में निकलेगा, वेपर के फॉर्म में निकलेगा। तो ये वेपर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो कंप्रेसर होता है इस हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। लो प्रेशर में कन्वर्ट होने के बाद ये कहा जाता है कंडेंसर में जाता है। ठीक है, कंडेंसर क्या करेगा, इस वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इस वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये यहाँ पे जो लिक्विड आएगा वो भी हाई प्रेशर में रहेगा। ये जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, एक्सपेंशन वाल्व इसको फिर से लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है और फिर से ये प्रक्रिया फिर से इवेपोरेटर में जाता है।
तो इस तरह का प्रक्रिया चलते रहता है, वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। लेकिन ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें कंप्रेसर के जगह हम लोग एब्जॉर्बर, जनरेटर और एनालाइजर यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसका सबसे पहले डायग्राम। देखिए, ये स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, ठीक है। इसका ये इसमें देखिए, सबसे पहले इवापोरेटर इसका हीट एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, फिर इसके बाद हीट यहाँ से निकला और ये हाई प्रेशर के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से जब ये निकलेगा तो ये जो कंप्रेसर होगा, कंप्रेस करके इसको पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट होता है। कंप्रेसर के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस इसी में बताए हुए हैं। आप 7 से 8 पार्ट अगर देख लेते हैं, ये 8वां पार्ट है, तो आपका हम तो लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ से कंडेंसर में जाएगा, फिर एक्सपेंशन वाल्व, फिर इसके बाद इवापोरेटर। ये स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ये एब्जॉर्प्शन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, इसमें क्या होता है, इवापोरेटर के बाद जो कंप्रेसर के जगह पे क्या होगा, जनरेटर और एब्जॉर्बर यूज करेंगे। यहाँ पे कंडेंसर हो गया, ये एक्सपेंशन डिवाइस हो गया। ये एक्चुअली एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो इसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इसमें जो कंप्रेसर का जो वर्क होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू। ये पूरा पंप यहाँ पे रोटेट करते हैं, क्योंकि पानी पहले एब्जॉर्बर, इसके बाद जनरेटर, यहाँ से पानी होकर इसमें जाता है, फिर से इसमें जो बचा हुआ है वो इसी में आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे in the vapor absorption cycle the compressor is replaced by absorber, pump or generator or disturber. So therefore the vapor absorption refrigeration cycle is a one moving part, that is the liquid pump. The coefficient of performance of the vapor absorption refrigeration cycle is much larger than the vapor compression cycle, because the desired effect achieved in the vapor absorption refrigeration cycle is very low. The coefficient of performance जो होता है वो vapor absorption refrigeration cycle का कम होता है as compared to vapor compression cycle. बेसिक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या करता है, द बेसिक एब्जॉर्प्शन साइकिल एम्प्लॉयज टू फ्लूइड, द एब्जॉर्बेंट और या फिर उसको रेफ्रिजरेंट बोलेंगे, एंड द एब्जॉर्बेंट। द मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स आर वाटर। इसमें क्या करेंगे, इसमें अमोनिया यूज करेंगे। यहाँ से जो है, इसमें जो एब्जॉर्प्शन में है, यहाँ से अमोनिया मिला हुआ वाटर में यहाँ पे आता है, अमोनिया यूज करते हैं। फिर यहाँ पे जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है वो हाई प्रेशर में रहता है, यहाँ से जो निकलेगा तो इसको, ये जो पूरा सिस्टम है इसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से फिर कंडेंसर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर एक्सपेंशन वाल्व में यहाँ पे फिर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वो हाई प्रेशर में रहेगा, फिर से वो इवापोरेटर में आएगा। ये प्रक्रिया चलते रहेगा। तो ये चीज हो गया। थोड़ा सा हम फास्ट बता रहे हैं, बेसिक चीज यहाँ पे नहीं समझा रहे हैं इसलिए, क्योंकि क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जब थ्योरी होगा तब हम वहाँ पे सही तरीका से बताएंगे। ये सारा चीज वही चीज है, यहाँ आप डिस्कशन करने का कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो है इवापोरेटर इस तरह का आपको दिखेगा, फ्रिज देखिएगा वहाँ पे। इसके बाद इवापोरेटर से जो है लो प्रेशर NH3 वेपर जो है यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। इसके बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है यहाँ पे है, या फिर कंडेंसन है, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व हो गया। तो इस तरह का ये एनालाइजर हो गया, ये जनरेटर हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पॉइंट अबाउट विच फ्लोटिंग बॉडी स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग व्हेन टिल्टेड बाय अ स्मॉल एंगल। कोई अगर फ्लोटिंग बॉडी है, अगर वो कोई एंगल से टिल्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट से टिल्ट करता है उसको हम लोग मेटा सेंटर बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेटा सेंटर, ये एक बॉडी है। देखिए इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इस बॉडी का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। सेंटर ऑफ बायोंसी है। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इतना पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो जितना पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका अगर आप सेंटर निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। यहाँ से अगर हम कोई भी बॉडी टिल्ट होता है, ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ से टिल्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेटा सेंटर, ठीक है। Whenever a body floating in a liquid is given a small angular displacement, it starts oscillating about the some point. This point about which the body starts oscillating is called meta center. ये फ्लूइड सरफेस हो गया, ये ओरिजिनल पोजीशन हो गया, ये टिल्टेड पोजीशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा सेंटर क्या हो जाएगा, सबसे ओरिजिनल जो पोजीशन होता है मेटा सेंटर का, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर रहना चाहिए, इसके बाद MG होना चाहिए, इसके बाद B होना चाहिए। ये GM जो है वो मेटासेंट्रिक हाइट है। GM जो है वो मेटासेंट्रिक हाइट है। अगर GM का वैल्यू 0 होगा, मतलब जो बॉडी होगा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। GM का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। GM का वैल्यू लेस देन 0 होगा, GM का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो वो अनस्टेबल होगा। ये चीज भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। और करेक्ट पोजीशन, अगर ये मेटासेंट्रिक बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो करेक्ट पोजीशन होना चाहिए वो B ऊपर होना चाहिए और G नीचे होना चाहिए। इस तरह का करेक्ट पोजीशन है, ये भी आता है एग्जाम में। अगर MGB का आएगा तो ये आप याद रखिएगा,
तो इसमें ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक हेड ऑफ द फ्लूइड। डायनेमिक हेड ऑफ फ्लूइड किसको बोलेंगे? तो देखिए, प्रेशर हेड जो होता है वो P बाई रो जी होता है, डेटम हेड जो होता है वो Z होता है। इसका ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में बताए हुए हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसको बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन किसको बोलते हैं, उसमें ये कंसेप्ट बताया हुआ है। काइनेटिक हेड किसको बोलेंगे? जो वेलोसिटी के द्वारा जो हेड आएगा v स्क्वायर बाई 2g को हम लोग काइनेटिक हेड बोलते हैं। पिजोमेट्रिक हेड किसको बोलेंगे हम लोग? P बाई रो जी प्लस जेड, इसका समेशन को हम लोग पिजोमेट्रिक हेड बोलेंगे। काइनेटिक हेड v स्क्वायर बाई 2g, आपने पढ़ा होगा v इक्वल्स टू रूट 2gh, तो यहाँ से हेड निकालना होगा तो v स्क्वायर बाई 2g करेंगे, ये काइनेटिक हेड हो जाएगा, b इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? P बाई रो जी प्लस जेड का समेशन होता है। टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है? P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड, इसका समेशन होता है टोटल एनर्जी लाइन। तो ये आप याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काइनेटिक हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ IS द शेप ऑफ द लाइन्ड कैनाल इज। द शेप ऑफ द लाइन्ड कैनाल, कैनाल में हम लोग एक होता है लाइन कैनाल और एक होता है अनलाइन कैनाल। अनलाइंड कैनाल होता है, देखिए ये इस टाइप का कैनाल आपने देखा होगा। कैनाल अगर इस सरफेस पे हम लोग कंक्रीट का लेपिंग कर देते हैं तो उसको हम लोग लाइन कैनाल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सीपेज नहीं होता है, सीपेज जो लॉस होगा वो नहीं होगा। पानी अगर फ्लो कर रहा है तो मैक्सिमम पानी अगर आप कैनाल का लाइनिंग नहीं किया, अनलाइंड कैनाल होता है, तो उसमें क्या होगा? सीपेज के थ्रू पानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लॉसेस बहुत होता है तो ऑनलाइन कैनाल में, इसलिए हम लोग लाइन कैनाल प्रोवाइड करते हैं। तो लाइन कैनाल में जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो रिकमेंडेशन है वो टर्पेजोइडल के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये कैनाल है, ये पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या किए, इस यहाँ पे सरफेस को जो है अभी अनलाइंड रहता है, तो यहाँ पे ये सरफेस मिट्टी का रहता है और यहाँ से सीपेज होता है। ये लाइंड कैनाल है, यहाँ पे कंक्रीट का लेपिंग किए हुए हैं, ठीक है। तो इससे सीपेज कम होगा, लॉसेस कम होगा। कैनाल लाइनिंग इज एन इम्परवियल लेबर प्रोवाइडेड फॉर ऑन द बेड एंड द साइड ऑफ द कैनाल टू इम्प्रूव द लाइफ एंड डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द कैनाल। डिस्चार्ज कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग कैनाल को लाइनिंग करते हैं। 60 से 80% जो वाटर होता है वो सीपेज के थ्रू ऑनलाइन कैनाल में रिड्यूस हो जाता था, तो अगर हम लाइन कर देते हैं तो 60% से 80% जो वाटर है वो लॉस नहीं होगा। द लॉस इज मोर इन अनलाइन कैनाल एज कम्पेयर टू लाइन कैनाल। द प्रपोज्ड शेप ऑफ लाइन कैनाल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नेशनल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज टर्पेजोइडल। तो टर्पेजोइडल होता है, इसका क्यों होता है इसका भी है एक एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको बाद में, अभी तो सिर्फ हम क्वेश्चन बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट जो होगा उसको हम लोग W से मान लीजिए डिनोट कर देते हैं, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 20%। प्लास्टिक लिमिट WP का वैल्यू दिया हुआ है 30%। और क्या दिया हुआ है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको हम लोग IP से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू हो गया 25%। देखिए ये नेचुरल वाटर कंटेंट है, ये प्लास्टिक लिमिट है। वाटर कंटेंट का ऐसा वैल्यू, प्लास्टिक WP को समझिए पहले, वाटर कंटेंट का ऐसा वैल्यू, मिनिमम ऐसा वैल्यू जिससे कि जो मेरा सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेज में आने मतलब आ जाएगा, और उसके बाद वो प्लास्टिक से क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पहुंचता है, WP। तो सबसे पहले मान लीजिए W हो गया वाटर कंटेंट, उसके बाद WS हो गया श्रिंकेज लिमिट होता है, उसके बाद WP होता है प्लास्टिक लिमिट, इसके बाद लिक्विड लिमिट। ये वाटर का स्टेज है, पानी मिलाने पर सबसे पहले नेचुरल में रहेगा कितना पानी है उसमें, इसके बाद उसमें पानी थोड़ा सा मिलाइएगा तो श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा, इसके बाद प्लास्टिक लिमिट होगा, प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है पानी जो है वो लिक्विड सॉइल जो है वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट में कब पहुंच जाएगा? जब बहुत ज्यादा पानी ही पानी हो जाएगा उसमें, तो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है देन द लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है। लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है IL इक्वल्स टू W माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। W माइनस WP, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं IP, क्योंकि IP जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है WL माइनस WP। तो WL माइनस W का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? W का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइनस 30 प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू डिवाइडेड बाई 25 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका हो जाएगा माइनस 0.4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज समझाया गया है, लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू W माइनस WP माइनस WL माइनस W डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा IL का वैल्यू, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
ठीक है। सॉइल जो है वो प्लास्टिक स्टेट में होगा, अगर IL का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो सॉइल सेमी प्लास्टिक और सॉलिड स्टेट में होगा, और IL का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सॉइल जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। इसको क्विक क्ले और अल्ट्रा सेंसिटिव क्ले भी बोलते हैं। इसी पे एक फार्मूला आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा, WL माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। ये भी आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये इसी टाइप का फार्मूला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा D इन CM और डेल्टा D इन हेक्टेयर क्यूबिक और बेस पीरियड इन डेज आर रिलेटेड टू। तो इसमें सिंपली जो फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू 8.64 इंटू B डिवाइडेड बाई D होता है। 8.64 के साथ ही B रहेगा, 8.64 के साथ ही B रहेगा, तो 8.64 B डिवाइडेड बाई D हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है, तो ये इरिगेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, इरिगेशन से क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इरिगेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कौन सा मेजर करते हैं, तो मेगर यूज करते हैं हम लोग, सी इसका आंसर हो जाएगा। अर्थ रेजिस्टेंस को हम लोग जीरो पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो उसमें का जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है अर्थ रेजिस्टेंस का। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा ब्रिज में हम लोग कौन कौन सा ब्रिज यूज करते हैं, तो डीसी में करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, कोरिस फोस्टर ब्रिज, केल्विन ब्रिज जी। ये दोनों ब्रिज जो होता है वो मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज और कोरिस फोस्टर ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज जो होता है वो वेरी लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। मेगर जो होता है जो हम बताएं हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ द केबल मेजर करने के लिए होता है। मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज जो होता है वो इंडक्टेंस मेजर करने के लिए होता है। मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज जो होता है वो इंडक्टेंस मेजर करने के लिए होता है। उसी तरह अगर हम AC ब्रिज, वो तो DC था, इसमें जो है ये पूरा जो तीनों है वो इंडक्टेंस मेजर करने के लिए होता है। हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज और ओन्स ब्रिज, सबका अलग अलग क्यू के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यू लेस देन 1 होगा तो ई वाला ब्रिज यूज करेंगे, और क्यू ग्रेटर देन 10 होगा तो हम हे ब्रिज यूज करेंगे। लो क्वाइल्स के लिए, लो क्यू क्वाइल्स के लिए ओन्स ब्रिज यूज करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग हेवी साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस का ब्रिज यूज करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कॉम्पसेल मॉडिफिकेशन हैवी साइड ब्रिज यूज करेंगे। और कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए डी शॉर्टिस ब्रिज और सेक्रिंग ब्रिज करेंगे। और वेंस ब्रिज को होता है जो वो कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अलग अलग टाइप का यूजेज भी दिया हुआ है कि ये जो कैपेसिटेंस जो डी शॉर्टिस ब्रिज होता है वो परफेक्ट कैपेसिटर के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, 108 क्वेश्चन नंबर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो वीडियो है, आप अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए। और आपका प्रीवियस ईयर का वीडियो आपका सिविल ज्ञान सिटी चैनल पे भी होगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। बुक्स के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।